यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लगभग आर्ट एंड कल्चर के जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने कवर किया। और अब नए टॉपिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उसको जरा कवर करते हैं। और ये है आपका एंशिएंट इंडियन नॉलेज और भारतवर्ष। तो आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एंशिएंट इंडियन नॉलेज। भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, एंशिएंट इंडियन नॉलेज। क्या जानना है भाई हम लोग को इसमें, ये तो समझे। तो एंशिएंट इंडियन नॉलेज में हम लोग देखेंगे नॉलेज का एम क्या होगा, ज्ञान का उद्देश्य क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, यानी ज्ञान परंपरा का उदय, किस तरह से हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, कब करेंगे, किस अवस्था में करेंगे, बिगिनिंग। उसके बाद टाइप्स, किसके जानेंगे, टाइप्स, टीचर यानी गुरु और स्टूडेंट, स्टूडेंट को समझेंगे, छात्र और शिक्षक, इसको जानेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ लर्निंग क्या है भाई, प्लेस ऑफ लर्निंग या सेंटर ऑफ लर्निंग, इसको समझेंगे। यानी हिंदी में बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या था, किस तरह से ज्ञान परंपरा को ग्रहण करने की शुरुआत होगी, किस तरह से एंड होगा या अंत होगा, ये भी यहीं पर बता दूंगा। फिर शिक्षक और छात्र के क्या प्रकार थे, उन्हें क्या कहा जाता था, और प्लेस ऑफ लर्निंग यानी ज्ञान परंपरा से संबंधित स्थान, संस्थाएं, ये सब हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो पहला है जिसको हम लोग को जानना है, सामान्यतः आपके प्रीलिम्स में वो नहीं आएगा, कि भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या था। तो एम क्या था, एम क्या था, तो आंसर है होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। मानव का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से यहां तात्पर्य क्या है, सर्वांगीण विकास से यहां तात्पर्य है आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल, क्लियर, स्पिरिचुअलिस्टिक डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। तो यानी मटेरियल डेवलपमेंट, भौतिक विकास, मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, बौद्धिक विकास, और फिर आध्यात्मिक विकास, ये सारे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, होल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस, ये शिक्षा का या ज्ञान परंपरा का उद्देश्य था। यस, देखें आप लोग की तरफ से कुछ यस, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग टू ऑल। यस डियर। तो यस इसको तो हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट है बिगिनिंग, किस तरह से ज्ञान परंपरा का आरंभ हो रहा है। तो बिगिनिंग, या हिंदी में लिखूं ज्ञान परंपरा का आरंभ, इसको हम लोग ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन और बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के हिसाब से समझेंगे। पहले आपको समझाने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा किस तरह से ज्ञान परंपरा का अंत होता था। हालांकि अंत कहना तो सही नहीं है, ज्ञान परंपरा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, लेकिन सामान्यतः जो एक थ्योरी में या सिद्धांत में जिस अंत की बात की गई है ज्ञान परंपरा में, उसके बारे में भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो पहले बताने जा रहा हूं एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इन वैदिक रिलीजन और इन ब्राह्मणिज्म। तो वैदिक धर्म के अंतर्गत ज्ञान परंपरा का आरंभ कैसे होगा। यहां पर ब्राह्मण वर्ण के लिए, ब्राह्मण वर्ण जो आप लोग को यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, ये सब आप लोग को पता होगा, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मली हिस्ट्री में ही जान लेते हैं। तो 4 वर्ण होते हैं, हायरार्की में होता है। सबसे ऊपर में होता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो सामान्यतः ब्राह्मण वर्ण से जो संबंधित लोग रहेंगे, उनका जो शिक्षण कार्य है वह, या शिक्षा या ज्ञान परंपरा को सीखने की जो प्रक्रिया है वह कब से आरंभ होगा। तो आंसर है 7 वर्ष। तो ज्ञान परंपरा को ग्रहण करने की प्रक्रिया का आरंभ 7 वर्ष, और इस समय उन्हें एक संस्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उस संस्कार को क्या कहा जाता है, उपनयन संस्कार। पहला नंबर उपनयन होता है। इसमें एक पवित्र धागा पहनाया जाता है, और इस पवित्र धागा, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, इस पवित्र धागा को पहनने के पश्चात आपको उपाधि मिलेगी किसकी, आपको कहा जाएगा द्विज, यानी दोबारा जन्म। 7 वर्ष के आसपास तक आते आते एक बच्चे में सही क्या है, गलत क्या है, इसका बोध होने लगता है, इसका ज्ञान होने लगता है। तो इस संदर्भ में उसे द्विज कहा गया है, दोबारा या पुनर्जन्म कहा गया है। तो 7 वर्ष जब आपकी उम्र होगी, यदि आप ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, तो आपका उपनयन संस्कार कराया जाएगा, एक पवित्र धागा पहनाया जाएगा। तो ये पहला हुआ। उसके बाद फिर आप शिक्षा ग्रहण करने कहां पहुंचेंगे, गुरु के पास। और गुरु भी एक छोटा मोटा पूजा पाठ, एक छोटा मोटा संस्कार आपसे करवाएगा, वह भी उसमें स्वयं शामिल होगा, और उसे कहा जाएगा विद्या आरंभ। विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ, यहां से अब आपका विद्या आरंभ हो जाएगा। क्लियर। तो सामान्यतः आपके एग्जाम में ये उपनयन संस्कार पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये सारे ये वाला जो संस्कार है इसको हिस्ट्री में कवर किया होगा। यस, तो ये ब्राह्मणों के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद यदि हम लोग क्षत्रिय के संदर्भ में बात करें, क्षत्रिय, तो उनका जो शिक्षा आरंभ होगा उसको सामान्यतः 11 वर्ष से होगा, और यदि वैश्य के बारे में बात करें तो उनका शिक्षा आरंभ होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष। अब जो शिक्षा ग्रहण किया जाएगा ये कहां किया जाएगा, तो जो शिक्षा ग्रहण किया जाएगा यह गुरुकुल में ग्रहण किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा आप आसपास, जो आपका निवास स्थान है उसके आसपास आप ग्रहण कर सकते हैं, और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो आचार्य होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो गुरु होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं,
प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो टीचर होंगे, जो गुरु होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? देखें कौन बता सकते हैं भाई। हम्म, बताइए। कोई आंसर नहीं? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो आचार्य या गुरु होंगे उन्हें कहा जाता था दारकाचार्य, दारकाचार्य। तो शिक्षा आप आसपास यानी अपने निवास स्थान के आसपास भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर गुरु के आश्रम में भी जाकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब गुरु के आश्रम में जाकर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहां निवास करें। हाँ, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते थे, सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो गुरु के घर में ही जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं रहते थे। वैसे स्टूडेंट को क्या कहा जाएगा, अभी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ शिक्षार्थी, कुछ स्टूडेंट्स कैसे होंगे जो कि शिक्षा ग्रहण करेंगे, प्रत्येक दिन जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो शिक्षण संस्थान होंगे ये आपके निवास स्थान के पास होंगे। और कुछ शिक्षार्थी ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहां रहेंगे, तो अपने गुरु के साथ ही निवास करेंगे, गुरु के घर में ही रुकेंगे या उसके आसपास रुकेंगे। इनको क्या कहा जाएगा अभी हम लोग समझेंगे। तो शिक्षण तो स्टार्ट हो गया। अब इसी में यह जानना है कि शिक्षा की विषय वस्तु क्या थी। विषय वस्तु, तो यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको वेद का, पुराण का, क्लियर, रामायण महाभारत, षड दर्शन, इन सब तत्वों को, इन सारे विषयों को सीखना पड़ता था। लेकिन यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको युद्ध कला से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। यदि आप वैश्य हैं तो कृषि कार्य, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित ज्ञान आपको दिया जाएगा। लेकिन इन सभी में कुछ चीजें कॉमन होती थी। वो कॉमन क्या थी? जैसे मैथमेटिक्स, गणित से संबंधित नॉलेज आपको लेना ही पड़ता था। लगभग सभी में ये कॉमन होता था। तो यहां से मैं नहीं समझ रहा हूं कि शिक्षा की विषय वस्तु से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, लेकिन आपने विषय वस्तु को भी जान लिया कि विषय वस्तु है क्या। अब हमें यहां जानना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी के प्रकार। तो आइए सबसे पहले आपको मैं शिक्षक के प्रकार बता दूं। वैसे शिक्षक को गुरु के नाम से भी, गुरु भी कहते थे, क्लियर, अधिकांशतः या मोस्ट ऑफ द केस में गुरु ही कहा जाता था। तो शिक्षक के लिए टर्म यूज हुआ है ऋत्विक, ऋत्विक है, उपाध्याय है, आचार्य है, आचार्य। ऋत्विक ऐसे शिक्षक होते थे जो यज्ञ वगैरह का आयोजन करते थे। उपाध्याय जिनको वेद का कोई एक हिस्सा याद है, कोई एक खंड याद है और वह उस खंड से संबंधित ज्ञान प्रदान करते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? उपाध्याय। और जो शिक्षकों की सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी होती थी वो क्या थी? आचार्य।
क्लियर डियर? तो सबसे निचले स्तर पर कौन है? वैसे इसके नीचे भी है दारकाचार्य, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। यज्ञ वगैरह का जो आयोजन करते थे गुरु के आश्रम में, वैसे शिक्षक को क्या कहते थे? ऋत्विक कहते थे। वेदों का कोई एक भाग, कोई एक खंड जिसे ज्ञान हो और वह उसी ज्ञान का आपको शिक्षण दे रहा हो, तो उसे हम लोग उपाध्याय कहेंगे। और शिक्षकों का जो सबसे बड़ा कैटेगरी था उसे कहा गया था आचार्य। क्लियर डियर? तो याद रहेगा ये आप लोगों को। इसके अलावा कुछ गुरु ऐसे होते थे जो काफी लोकप्रिय थे और कई सौ किलोमीटर से, कई सौ योजन से दूर शिक्षार्थी उस गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऐसे शिक्षकों को किस नाम से जाना जाता था? ऐसे शिक्षक जिनके पास कई सौ मील, कई सौ योजन दूर से शिक्षार्थी, विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते थे, इन्हें क्या कहा गया है? तो इनके लिए टर्म है योजन सतिक। योजन सतिक मतलब योजन सतिक गुरु, ऐसे गुरु जिनके पास विद्यार्थी 100 योजन या उससे भी ज्यादा दूर चलकर इनके आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। क्लियर? अब गुरु का खर्चा कैसे चल रहा है, शिक्षण संस्थान का खर्चा कैसे चल रहा है? तो यदि विद्यार्थी अच्छे घर से है तो गुरु को कुछ ना कुछ वह धन उपलब्ध कराएगा। यदि विद्यार्थी के पास उतना पैसा नहीं है तो वह गुरु के घर में रहकर उनकी सेवा करेगा, भिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस तरह की परंपरा चलती थी। तो खैर, गुरु के प्रकार के बारे में आपको मैंने बताया। अब जरा देखें विद्यार्थियों के प्रकार या शिक्षार्थियों के प्रकार या छात्र छात्राओं के प्रकार। तो सबसे कॉमन टर्म है शिष्य। क्लियर डियर? जो सबसे कॉमन टर्म मैंने आपको बता दिया वो क्या है? वो है शिष्य। उसके बाद उपकुर्वाण है, नैष्ठिक है, अंतेवासी है, सद्योदाहा है, ब्रह्मवादिनी है। सद्योदाहा या सद्योवाहा, कहीं कहीं सद्योवाहा और ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मवादिनी, ये सारे टर्म्स जुड़े हुए हैं किसके साथ? विद्यार्थियों के साथ। सद्योदवाहा या सद्योवाहा या सद्योदाहा। नैष्ठिक उपकुर्वाण किनको कहा गया है? उपकुर्वाण ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते समय ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे और शिक्षा जब समाप्त हो जाए और उसके बाद वह शादी या विवाह करेंगे, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए उपकुर्वाण कहा गया है। नैष्ठिक ऐसे विद्यार्थियों के लिए कहा गया है जो जीवन भर, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, यानी विवाह नहीं करेंगे। उनके लिए टर्म यूज हुआ है नैष्ठिक। अंतेवासी कौन है? तो अंतेवासी जो गुरु के आश्रम में ही रह रहे हैं उनको अंतेवासी कहेंगे। यानी इसका मतलब यह भी हुआ कि कुछ शिक्षार्थी ऐसे थे, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो गुरु के आश्रम में नहीं रहते थे। क्लियर? वह गुरु के आश्रम में आए, पढ़े और अपने घर चले गए। इनफैक्ट आपको बता दूं कि दोपहर का खाना खाने के लिए भी वो अपने घर जाते थे। तो यानी जरूर ऐसे विद्यार्थियों का घर आसपास रहा होगा। और ये जो अंतेवासी हैं ये गुरु के साथ में ही रहते थे।
क्लियर डियर? यहां तक जान गए? सद्योदहा या सद्योदवाहा इस तरह से भी लिखा रह सकता है, सद्योदवाहा। कौन है सद्योदवाहा? वैसे इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में शायद ये टर्म पूछा गया है, सद्योदवाहा। कौन है भाई सद्योदवाहा? देखें कौन कह रहा है। इसको घुमा सकते हैं क्योंकि यहां लेट हो रहा है। यस, तो सद्योदवाहा मतलब एक तरह के क्या, एक तरह का क्या उपकुर्वाण, मतलब वैसी बालिकाओं को सद्योदवाहा कहा गया है जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद विवाह करेंगी, उनके लिए टर्म यूज हुआ है सद्योदवाहा। और ब्रह्मवादिनी ऐसी बालिकाएं, ऐसी महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण करेंगी और आजीवन भर विवाह नहीं करेंगी, उनके लिए टर्म यूज हुआ है ब्रह्मवादिनी। क्लियर ना? तो ये बालिकाओं के लिए ब्रह्मवादिनी और सद्योदवाहा। तो देखिए आपने जान लिया, शिक्षक और शिक्षार्थी के प्रकार को आपने समझ लिया। अब जो शिक्षा आपको ग्रहण करवाया जाता था शुरुआती दौर में सामान्यतः यह मौखिक परंपरा पर आधारित थी। बाद में चलकर है ना लिखने की परंपरा पर भी बल दिया गया, लिपि का ज्ञान वगैरह दिया जाने लगा। बट जो शुरुआती दौर में खास करके जो वैदिक काल में था, इसमें शिक्षा जो शिक्षण परंपरा थी वह किस पर बल दिया गया? जो ज्ञान परंपरा थी वह थी मौखिक परंपरा पर, यानी याद करने पर। शिक्षक आपको याद करवाते थे और फिर आपको उस पर चिंतन मनन करना होता था, विद्यार्थियों को याद करना होता था। तो इसी से कुछ टर्म जुड़ा हुआ है जिसको कहा जाता है श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण मतलब गुरु जो आपको बोल रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद फिर मनन, उसको याद करना, मनन, और फिर है आपका निध्यासन। निध्यासन यानी उस पर चिंतन करना, मन में विचार करना कि इसका क्या अर्थ है, इसके क्या पहलू हैं, ये सारी चीजों को क्या बोलेंगे? ये सारे चीजों को बोलेंगे निध्यासन। बार बार उन सारी चीजों को, उन सारे तथ्यों को, उन सारे मंत्रों को याद करना, उसके बारे में सोचना, उसके अर्थ के बारे में सोचना, उसका व्यवहारिक पहलू क्या है, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, यही सब क्या कहलाएगा? निध्यासन। तो शुरुआती दौर में जो शिक्षण परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, यह मौखिक रूप में उपलब्ध थी। आप लोग को शायद पढ़े होंगे आप लोग वैदिक काल में कि वैदिक आर्यों को शुरुआती दौर में लिखने का ज्ञान नहीं था। तो किस तरह से जो शिक्षण परंपरा है या जो वैदिक साहित्य का ज्ञान है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया है? आंसर है मौखिक परंपरा के द्वारा या ओरल ट्रेडिशन के द्वारा। ओरल ट्रेडिशन के थ्रू
जो नॉलेज सिस्टम है वो पास हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो श्रवण, मनन और निध्यासन के बारे में आपको बता दिया। विषय वस्तु के बारे में आपको नॉलेज मिल गया। छात्र कौन है, छात्र छात्राओं के प्रकार, इसके बारे में भी आपको बता दिया। यहीं पर छात्राओं से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। और ये हम लोगों ने इतिहास में डिस्कस किया हुआ है कि वैदिक काल में महिलाओं के पास शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और यही कारण है कि ऋग्वैदिक काल में हमें कई महिला विदुषियों की चर्चा मिलती है, महिला विद्वानों की चर्चा मिलती है, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा। ये सब कौन है? महिला विद्वान है। अपाला है ना, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा। ये किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऋग्वैदिक काल से। ये है कौन? तो महिला विद्वान है। गार्गी का संबंध कब से है? गार्गी, तो गार्गी का संबंध है उत्तर वैदिक काल। ये भी महिला विद्वान है। तो यानी महिलाओं के पास शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। चलो ये आपको बता दिया। अब जहां पर शिक्षण कार्य किया जाता था या शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान पर या फिर संस्थाएं या स्थान जो ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई हैं, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे गुरुकुल। गुरुकुल कहा जाएगा। उसके बाद टोल भी कहा जा सकता है, चतुष्पदी। ठीक है, गुरुकुल को कभी कभी आश्रम भी कहते हैं, गुरु का आश्रम। गुरुकुल या आश्रम या टोल, चतुष्पदी। और क्या है भाई? और है शिक्षण परंपरा से जुड़ा हुआ जो स्थान है वह है मंदिर, वह है मठ। दक्षिण भारत में है घटिका, दक्षिण भारत में है अग्रहार। दक्षिण भारत में है घटिका, दक्षिण भारत में है अग्रहार। एक और टर्म है जो दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, वह है ब्रह्मपुरी। यहां लिख रहा हूं ब्रह्मपुरी। किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षण संस्थान है ये। और ये जो अभी मैंने बताया घटिका, अग्रहार और ब्रह्मपुरी, ये वस्तुतः आपको कहां दिखने को मिलेंगे? तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। तो ये वो संस्थान है, वो संस्थाएं हैं जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा का सृजन हुआ, इसका प्रसार हुआ। गुरुकुल, आश्रम, टोल, चतुष्पदी, मंदिर, मठ, घटिका, अग्रहार, है ना, ये ब्राह्मणों से संबंधित गांव होता है अग्रहार, और ब्रह्मपुरी। तो ये सब नाम याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया घटिका, चतुष्पदी और टोल। क्लियर? ये ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से संबंधित ज्ञान परंपरा के बारे में बात कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो ज्ञान परंपरा है उसको भी समझेंगे। प्लीज वेट डियर। यस, तो शिक्षण संस्थाओं के बारे में बात किया। आपने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, और उसके बाद जब शिक्षा ग्रहण करते करते आप 12 वर्ष ने आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो 12 वर्ष के बाद आपकी शिक्षा समाप्त होगी। गुरु
आपकी परीक्षा लेंगे। जब आपके उत्तर से गुरु संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर गुरु आपको अपना अंतिम उपदेश देंगे, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है स्नातकोपदेश। स्नातकोपदेश। और फिर ठीक इसी समय एक संस्कार होगा, जिस संस्कार का नाम है समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। समावर्तन। तो इस संस्कार के द्वारा गुरु कहेगा कि आपको मैंने शिक्षा दे दी, अब आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपको नहीं प्रवेश करना है तो आप शिक्षा ग्रहण करते रहें, हमारे समीप रहकर, हमारे आश्रम के आसपास रहकर, जिसको क्या कहा जाएगा? नैष्ठिक कहा जाएगा। तो इस स्नातकोपदेश कौन देंगे? गुरु देंगे अपने विद्यार्थियों को। एक तरह से उनका अंतिम उपदेश है, यानी जब शिक्षा का अंत हो गया। हालांकि आपको मैं बताऊं कि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा कभी भी अंत नहीं होता है। यह शिक्षा जो है, यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, आपको सीखते रहना है। लेकिन जो गुरु के आश्रम में आपको शिक्षा दिया जा रहा है, यहां पर उसका समापन है, और उस समापन यह समावर्तन संस्कार से होता है। और गुरु का जो आपको दिया जाने वाला अंतिम उपदेश होता है, जिसे कहते हैं स्नातकोपदेश। क्लियर? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो ज्ञान परंपरा है, इसके बारे में मैंने कुछ आपको समझाया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान परंपरा। बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान परंपरा। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, ज्ञान अर्जन की जो परंपरा है, प्रक्रिया है, वह कब आरंभ होती है? तो आप यदि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 वर्ष। ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में ब्राह्मण कब से शिक्षा ग्रहण करेगा? 7 वर्ष की उम्र में। और यहां पर कब स्टार्ट होगा? 8 वर्ष की उम्र में। जिस तरह से ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में एक संस्कार होता है जो कि शिक्षा आरंभ से जुड़ा हुआ संस्कार है, और उसे कहते हैं ब्राह्मण या वैदिक धर्म में उपनयन संस्कार। ठीक लगभग कुछ ऐसा ही यहां पर एक संस्कार होता है जिसे कहा गया है प्रवज्या या पवज्जा। पवज्जा कहा गया है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको अपने सिर के बाल मुड़ाने होंगे, पीला या गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में आपको आस्था रखनी पड़ेगी, और बौद्ध विहारों में जाकर आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। क्लियर? तो जिस तरह से ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में एक संस्कार है, नाम है उपनयन, कुछ वैसा ही मिलता जुलता संस्कार है बौद्ध धर्म में प्रवज्या या पवज्जा। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर आप यहां भी लगभग 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेंगे, और फिर एक और संस्कार से आपको गुजरना पड़ेगा। वह संस्कार कहलाएगा उपसंपदा। उपसंपदा संस्कार, शिक्षा का अंत। क्लियर? तो प्रवज्या और उपसंपदा आपको बताया। उसके बाद यहां पर भी गुरु या शिक्षक के प्रकार हैं। कौन कौन है भाई? तो एक है उपाध्याय, जिसे पाली में क्या बोला गया है? उपज्जा या उपाध्याय। उपाध्याय या उपज्या पाली में बोला गया है। और दूसरा है आचार्य। यहां पर सर्वोच्च कोटि का शिक्षक कौन है? उत्तर है उपाध्याय या उपज्या। उसके नीचे है आचार्य। ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में जो सर्वोच्च कोटि का शिक्षक है वह क्या है? वह है आचार्य। और यहां सर्वोच्च कोटि का जो शिक्षक है वह कौन है? वह है आपके उपज्या या उपाध्याय। क्लियर? अब
बौद्ध धर्म के शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह क्या है? वह है विहार। और कई सारे विहार का नाम आप लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, जैसे नालंदा महाविहार, जैसे ओदंतपुरी महाविहार, जैसे विक्रमशिला महाविहार, क्लियर, जैसे सोमपुरा महाविहार, जैसे जगदल महाविहार, वल्लभी महाविहार। ये सारे के सारे जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित विहार हैं और महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र हैं। नालंदा का आप लोगों ने नाम जाना होगा, नालंदा महाविहार, एन का मतलब हो गया नालंदा। नालंदा महाविहार के संस्थापक माना गया है कुमारगुप्त प्रथम, 5वीं सदी ईस्वी के आसपास, 5वीं सदी के पूर्वार्ध में, क्लियर डियर, 5वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का भारत में एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसे विश्व के आरंभिक आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना गया है। तो संस्थापक हैं, कौन है संस्थापक? तो संस्थापक हैं कुमारगुप्त प्रथम। और ये कुमारगुप्त प्रथम है कौन? तो कुमारगुप्त प्रथम जो है वह है गुप्त शासक। क्लियर डियर, याद रखेंगे नालंदा। और नालंदा महाविहार से संबंधित एक पुस्तकालय है जिसे कहा गया था धर्मगंज लाइब्रेरी है ये। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ। ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ, धर्मगंज। अब इस धर्मगंज के 3 बिल्डिंग्स थे या इसके 3 हिस्से थे, जिसे किस किस नाम से जानते हैं? इनको कहा जाता है रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन है, वहां का जो पुस्तकालय है उसे किस नाम से जानते थे, या फिर कभी कभी रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि, ये सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर कई विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण किया था, जैसे धर्मकीर्ति, वेनसांग, इत्सिंग, असंग, कई सारे विद्वान, असंग, आर्यदेव, धर्मकीर्ति, वेनसांग, इत्सिंग, इन सारे विद्वानों ने यहां शिक्षा ग्रहण किया है। इनफैक्ट यदि मैं बोलूं तो वेनसांग ने यहां सीलभद्र नामक आचार्य, जो कि इस नालंदा महाविहार के कुलपति भी थे, तो सीलभद्र के अधीन शिक्षा ग्रहण की। कौन? वेनसांग, जो कि कौन है? वेनसांग चीनी यात्री है। तो सीलभद्र कहां के कुलपति थे? तो सीलभद्र कुलपति थे नालंदा महाविहार के। 2016 के आसपास जो नालंदा के अवशेष हैं, इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और यदि आपने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि बख्तियार खिलजी द्वारा इस महाविहार को ध्वस्त कर दिया गया था। तो किसने इस महाविहार को ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी। तो नालंदा के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं नालंदा के बाद ओदंतपुरी। तो ओदंतपुरी जो महाविहार है, ये है कहां पर? दक्षिण बिहार में ही है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल संस्थापक हैं। विक्रमशिला
ये पूर्वी बिहार में है, भागलपुर के आसपास था। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो पाल शासक, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल। धर्मपाल तंत्र विद्या का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरता है विक्रमशिला। और ये इतना लोकप्रिय हो गया विक्रमशिला कि बाद में इसने नालंदा का स्थान ग्रहण कर लिया। यहां के कुलपति कौन थे? अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर, अतीश दीपंकर यहां के कुलपति थे। क्लियर? और ये अतीश दीपंकर कहां पहुंचते हैं? तिब्बत पहुंचते हैं और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अतीश दीपंकर, जिन्हें और किस नाम से जानते हैं? संत रक्षित। संत रक्षित। तो विक्रमशिला के बारे में बता दिया। सोमपुरा कहां है? ये बांग्लादेश में है और ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इसके संस्थापक कौन है? तो सोमपुरा के संस्थापक धर्मपाल ही हैं, बांग्लादेश में है। सोमपुरा बौद्ध महाविहार के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। जगदल ये कहां पर है? ये भी बांग्लादेश में है और इसके संस्थापक कौन है? रामपाल। संस्थापक कौन हो गए? रामपाल। ये भी पाल शासक हैं। जगदल। वल्लभी, वल्लभी कहां पर है? वल्लभी जो है यह है गुजरात में। नालंदा महायान बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था, जबकि वल्लभी जो है वह हीनयान बौद्ध धर्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो हीनयान पंथ से संबंधित है वल्लभी, और इसकी जो स्थापना हुई है वल्लभी बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय की, ये हुई है गुजरात के मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क के शासनकाल में। मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क के शासनकाल में। अंतेवासी। अच्छा, थोड़ा सा लेट रिप्लाई आया ना। चलिए खैर, वापस हम लोग फोकस करते हैं। मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क के शासनकाल में वल्लभी महाविहार की स्थापना। तो ये आपको मैंने बताया बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जो शिक्षण संस्थान है। क्लियर? ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित कई सारे शिक्षण संस्थान थे, जैसे वाराणसी, जैसे कांचीपुरम, क्लियर, जैसे वातापी, जैसे तक्षशिला, जिसे विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है, तक्षशिला। क्लियर डियर? तक्षशिला। और यहाँ के जो आचार्य हैं वह कौन थे? पाणिनि, जिन्होंने किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। यहाँ के आचार्य थे चाणक्य। यहीं से प्राचीन भारत के एक महान आयुर्वेदाचार्य जीवक ने शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? तक्षशिला। और ये तक्षशिला है कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यह भी यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। तो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं जिनके बारे में मैंने बात किया? तक्षशिला, नालंदा के अवशेष, उसके बाद बताया आपको सोमपुरा जो कि बांग्लादेश में। ये तीनों के तीनों क्या है? विश्व विरासत स्थल हैं। तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। तक्षशिला के बारे में नॉलेज दिया, उसके बाद बताया वातापी, उसके बाद बताया कांचीपुरम, वाराणसी। क्लियर? ये सारे ब्राह्मण धर्म से संबंधित शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यस, लेट रिप्लाई आ रहा है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित और भी कुछ आपको शिक्षण संस्थान का नाम बता देता हूं। ब्राह्मण या वैदिक धर्म से जो संबंधित शिक्षण संस्थान, T फॉर तक्षशिला, V फॉर वाराणसी, U फॉर उज्जैन, 3 हो गया। फिर नेक्स्ट K फॉर कांचीपुरम, K फॉर कांचीपुरम,
और वातापी या बादामी। बादामी। तो कांचीपुरम कहां है? तमिलनाडु में। तक्षशिला पाकिस्तान में। वाराणसी उत्तर प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश। कांचीपुरम तमिलनाडु। वातापी कर्नाटका। और दो और शिक्षण केंद्र का नाम बता देता हूं। एक है सलोतगी, अब ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा। सलोतगी कर्नाटका, सलोतगी। और एक और है एनाईरम। एनाईरम ये कहां पर है? एनाईरम, तो एनाईरम ये तमिलनाडु में है। अब ये जो सलोतगी और एनाईरम, यदि ये आपके एग्जाम में आता है तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में होगा। यस डियर, तो हम लोगों ने टॉपिक अपना कवर कर लिया। प्राचीन क्या टॉपिक कवर किया हम लोगों ने? तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। वैसे यहां पर एक मजे की बात यह है कि यदि विद्यार्थी नहीं याद कर पाएगा तो फिर गुरु उसको चपेट भी लगाएगा। और इसके लिए जो टर्म यूज हुआ है वो क्या है? वह जो टर्म यूज हुआ है वो ये है, चपेट ददाती। यदि 2 या 3 बार आपको गुरु ने याद करवाया और इसके बाद भी आपको याद नहीं हुआ तो वो आपको थप्पड़ भी लगा सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि मैं 2 या 3 बार तो कम से कम आप लोग को बोलता ही हूं, और पर्पस वही है कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें सेट हो जाए। यस, तो एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया बौद्ध धर्म में, वो ये है कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षार्थी होते थे, जो शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके लिए एक टर्म यूज हुआ है और वो टर्म कहलाता है सिद्धि विहारक। सिद्धि विहारक। बौद्ध विहारों में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोला गया है? उन्हें कहा गया था सिद्धि विहारक। सिद्धि विहारक। यस, सेट हो रहा है, ठीक है। नाउ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है भारतवर्ष। ये सब देखिए क्या है, ये नॉर्मली हम लोग हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब जो है यहाँ बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बोलिए और भारतवर्ष बोलिए, नॉर्मली ये सब हम लोग हिस्ट्री में अभी तक उस लेवल का नहीं पढ़े हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज भारतवर्ष। भारतवर्ष। भारतवर्ष की संकल्पना के बारे में हम लोग को जानना है, विचार के बारे में जानना है। आप लोग को पता होगा कि भारत अपने आप में एक अनूठा देश है, एक अद्वितीय देश है, एक यूनिक कंट्री है, क्योंकि इसके कई नाम हैं और ऐसा शायद ही कोई एक देश होगा जिसके इतने सारे नाम हैं। जैसे भारत, जैसे इंडिया, जैसे हिंदुस्तान, जैसे आर्यावर्त, जैसे अल हिंद। और इतना ही नहीं, इसके और भी नाम हैं।
जैसे तियानजू, तियानजू एक नाम है, इसके अलावा एक और नाम है सेंटू। तियानजू या सेंटू, तियानजू या सेंटू, ये चाइना में बोला गया है भारत के लिए तियानजू या सेंटू। अरब में बोला गया है भारत के लिए अल हिंद। वैदिक ग्रंथों में नाम आता है भारत के लिए आर्यावर्त। ईरान में, ईरानी लेखों में, अभिलेखों में भारत के लिए एक और टर्म यूज हुआ है हिंदुस्तान। यूरोप वाले भारत को इंडिया कहते हैं और हम लोग भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। तो ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग को जानना है। तो इतने सारे नाम हैं यहां पर। तो देखो, भारतवर्ष की जो संकल्पना है, जो आइडिया है, इसको हम लोग ज्योग्राफी और कल्चर के सेंस में पहले समझेंगे। एक आइडिया हुआ ज्योग्राफी और कल्चर के सेंस में, और जो दूसरा है वह है नेशन स्टेट के सेंस में, यानी राष्ट्र राज्य के संदर्भ में। नेशन स्टेट का मतलब राष्ट्र राज्य, और भूगोल और संस्कृति के संदर्भ में। तो आपको बता दें कि आजादी के पहले, आजादी के क्या पहले हम लोग बात कर रहे हैं, जो भारतवर्ष है वो बेसिकली किस टर्म में यूज हो रहा है, ज्योग्राफिक और कल्चरल सेंस में यूज हो रहा है। और आजादी के बाद इस भारतीय उपमहाद्वीप में कई राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, जिसमें पहला हुआ भारत, दूसरा हुआ पाकिस्तान, और फिर इसी पाकिस्तान से बाद में चलकर एक और राष्ट्र राज्य का उदय होगा जिसे हम लोग कहेंगे बांग्लादेश। आजादी के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश किसका हिस्सा है, इसी ज्योग्राफिक और कल्चरल यूनिट का हिस्सा है। लेकिन आजादी के बाद भारतवर्ष से अलग कौन हो गए, भारतवर्ष से अलग हो गए पाकिस्तान, और फिर बाद में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश। तो वो जो आजादी के बाद वाला जो भारत देख रहे हैं, वह एक राष्ट्र राज्य के रूप में आपको देखना है, नेशन स्टेट के फॉर्म में समझना है। यस, सिद्धि विहारक क्यों कहते थे उनको, विहार, और सिद्ध मतलब एक तरह से तपस्या करना, चिंतन मनन करना, और इस तरह का काम कौन कर सकता है, उनके लिए एक टर्म यूज हुआ है सिद्ध, यानी जो अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। क्लियर ना, जो अपने लक्ष्य में लगा हुआ है, विद्या प्राप्त करना चाह रहा है, उनके लिए एक टर्म आता है, यूज होता है सिद्ध, और कहां पर रह रहे हैं, विहार में, इसलिए क्या बोला गया है, सिद्ध विहारक। तो यस, आइए हम लोग समझते हैं भारतवर्ष की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक संकल्पना है। तो भारतवर्ष की जो नाम है, इसकी जो चर्चा है, ये कहां पर हमें मिलता है, तो हमें मिलता है यह मिलता है विष्णु पुराण में। लेकिन उसके पहले जरा आपको बता दें कि पुराणों में क्या कहा गया है। पुराण, पुराना लिटरेचर, पुराण साहित्य में क्या बोला गया है, इस पूरे यूनिवर्स के लिए जो टर्म यूज हुआ है डियर, पूरे यूनिवर्स के लिए वो क्या टर्म यूज हुआ है, बोला है ये जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये कैसा है, एग शेप स्ट्रक्चर है, और ये यूनिवर्स वर्टिकली 3 जोन में डिवाइडेड है। ये जो ब्रह्मांड है ये 3 खंडों में विभाजित है। वर्टिकल सबसे पहले कौन है, सेलेस्टियल वर्ल्ड, यानी देवलोक, उसके बाद उसके नीचे क्या है, अर्थ, और फिर सबसे नीचे क्या है, नेथर, नेथर वर्ल्ड, यानी पाताल लोक।
तो कैसे डिवाइडेड है पूरा यूनिवर्स? वर्टिकल, लंबवत रूप में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर है सेलेस्टियल वर्ल्ड यानी देवलोक, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद पाताल लोक, ये पुराणों में कहा गया है। उसके बाद पुराणों में 7 बड़े खंडों की चर्चा की गई है। पुराण में क्या चर्चा की गई? 7 बड़े बड़े खंड, जैसे आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं महाद्वीप, और 2 खंडों के बीच में क्या है? तो 2 खंडों के बीच में है सी यानी समुद्र। इसी खंड के ये जो 7 खंड है, इनके सेंटर में कौन है भाई? इनके सेंटर में है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप 7 बड़े बड़े खंड हैं और इन 7 खंड के सेंटर में है जम्बू द्वीप, और इसी जम्बू द्वीप के साउथ में क्या है? इसी जम्बू द्वीप के साउथ में है भारतवर्ष। ऐसा पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण में तो कहा भी गया है, भारतवर्ष की अवस्थिति को भी बताया गया है। क्या बताया गया है भारतवर्ष की अवस्थिति को? तो बताया गया है भारतवर्ष की अवस्थिति को उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षं तदंग भारतं नाम भारती यत्र संतति। तो विष्णु पुराण में यह श्लोक की चर्चा की गई है और क्या बोला गया है? उत्तरं यत् समुद्रस्य, मतलब भारत की स्थिति कहां है? समुद्र के उत्तर। और दूसरा टर्म क्या बोला गया है? हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, यानी जो हिमाद्री है यानी बर्फ से जो लदा हुआ जो पहाड़ है, यानी आप हिमालय कह सकते हैं, उसके दक्षिण में इसकी अवस्थिति है। तो समुद्र के उत्तर और पर्वत के, हिमाद्री पर्वत के दक्षिण, हिमाद्री मतलब बर्फ से जो लदा हुआ पहाड़ है उसके दक्षिण में किसकी अवस्थिति है? वर्षं तदंग भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी भारत की अवस्थिति है। किसमें बोला गया है ये श्लोक? ये बोला गया है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में ये कहा गया है। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? अब इसकी 2 अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। वैसे इसकी 3 व्याख्या है। एक व्याख्या क्या है कि दुष्यंत और शकुंतला महाभारत के पात्र हैं। दुष्यंत और शकुंतला, उनके पुत्र का नाम है भरत या भारत, और उन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र पड़ा क्या? भारत। ये पहला व्याख्या। दूसरी व्याख्या क्या है कि ऋग वैदिक काल में एक जन या कबीले का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है भरत, और उसी कबीले के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा क्या? भारतवर्ष। ये एक दूसरी व्याख्या हो गई। तीसरी व्याख्या क्या है, जो कि जैन परंपरा से ली गई है यह व्याख्या, और यह व्याख्या क्या कहता है? तो यह व्याख्या कहती है कि जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, क्लियर, या आदिनाथ, और इनके पुत्र थे भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। क्लियर है डियर? यहां तक थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने बात किया। तो भारतवर्ष या भारत शब्द का जो पहला विवरण मिल रहा है यह मिला आपका विष्णु पुराण में। किस तरह से भारतवर्ष नाम पड़ा ये आपको मैंने बताया। देखिएगा यहां पर कोई अभी धार्मिक संकल्पना नहीं जुड़ रही है, अभी केवल भौगोलिक और सांस्कृतिक संकल्पना ही जुड़ रहा है। तो साहित्य में सबसे पहली बार भारत शब्द की जो चर्चा है वो पुराण या विष्णु पुराण में मिलती है। और यदि हम लोग साहित्य के बाहर आए और अभिलेख के आधार पर बात करें, इंस्क्रिप्शन के आधार पर बात करें, तो 2री सदी ईसा पूर्व में कलिंग क्षेत्र में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, नाम है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहां पर है? ये है आपका भुवनेश्वर के समीप एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है उदयगिरी, उदयगिरी हिल। यहां पर यह अभिलेख मिला है, और यह अभिलेख है किसका? तो दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू खारवेला, द रूलर ऑफ कलिंगा, एंड ही वाज फ्रॉम विच डायनेस्टी? तो ही वाज फ्रॉम चेदी डायनेस्टी और महामेघवाहन डायनेस्टी। आप लोग ये सब हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का विवरण मिलता है।
तो नामकरण कैसे हुआ भारतवर्ष का, ये आपको समझ में आया है यहां पर, ये पहला पॉइंट आपको बताया। अब इसे कैसे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान और कैसे इंडिया कहा गया है ये आपको बता देते हैं। वैसे चलिए भारतवर्ष के बाद एक और टर्म पहले बता देता हूं, वो है आर्यावर्त। आर्यावर्त तो वैदिक ग्रंथों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्यावर्त की चर्चा मिलती है और शुरुआती दौर में आर्यावर्त का अर्थ निकाला गया था ऐसा क्षेत्र जहां आर्य निवास करते हैं, और इसका तात्पर्य निकाला गया उत्तर भारत। तो सामान्यतः आर्यावर्त से हमें समस्त भारतीय उपमहाद्वीप की जो संकल्पना है उसकी जानकारी नहीं मिलती है। आर्यावर्त का सामान्यतः तात्पर्य है उत्तर भारत या वैसा क्षेत्र जहां कौन निवास कर रहे हैं, आर्य निवास कर रहे हैं। ये आर्यावर्त के बारे में बता दिया। अब बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान। तो ये मान लिया ये नदी है क्या, इंग्लिश में मैंने बोला इसको इंडस और हिंदी में कहते हैं सिंधु। अब इस नदी के इस पार में कौन है, फारसी, ईरानी। फारसियों के साथ एक समस्या है, अब समस्या कह लीजिए या फिर उनके भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई एक विशेषता है। वह विशेषता क्या है कि फारसी जो है वह स शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। स की जगह पर वो प्रोनाउंसिएशन किसका करते हैं, ह। जैसे हम लोग बोलते हैं वीक को क्या कहते हैं, सप्ताह या फिर हफ्ता। तो ये वस्तुतः हफ्ता जो शब्द है ये कहां से आया, ये ईरानी भाषा का ही शब्द है हफ्ता। तो ईरानी जो है वो स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, किसका करते हैं, ह का। क्लियर ना। तो उन्होंने क्या बोला, सिंधु को बोलना शुरू किया हिंदू, और इसके आसपास के जो निवासी थे उनके लिए टर्म आने लगा हिंदोज, और यही बाद में हो गया हिंदुस्तान। स्थान का मतलब क्षेत्र। तो देखिए फिर से यहां बता रहा हूं, यहां धर्म की कोई संकल्पना नहीं आ रही है। तो शुरुआती दौर में हिंदोज या हिंदुस्तान का तात्पर्य क्या निकाला गया, तो सिंधु नदी के पूरब की ओर रहने वाले लोग। और फिर धीरे धीरे करके यह जो संकल्पना है हिंदुस्तान, यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए लागू हो गई। यानी ये कोई हिंदुस्तान जो है या जो हिंदू है, इसमें धर्म का कोई भी स्थान नहीं दिख रहा है। क्या स्थान दिख रहा है, भूगोल का स्थान दिख रहा है, और फिर बाद में सांस्कृतिक पहचान दिख रही है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के जो लोग हैं इनका एक जीवन जीने की एक शैली थी, और वही शैली जो है हमारी सांस्कृतिक पहचान बनती है। तो हिंदुस्तान एक भौगोलिक और सांस्कृतिक संकल्पना है। अब याद रखेंगे कि ये जो टर्म है हिंदुस्तान, ये टर्म किन लोगों ने पहली बार बोला होगा, तो उत्तर है ईरानी, फारस के लोग। और यह जो टर्म है ये पहली बार 3री सदी का एक अभिलेख है, ईरान का एक अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम है नक्श रुस्तम। नक्श ए रुस्तम, नक्श रुस्तम। ये जो अभिलेख है कब का है, 3री सदी या 262 ईस्वी का ये अभिलेख है। और ये अभिलेख है किसका, तो एक शासक है शाहपुर या सापुर। सापुर कहां के राजा है, ईरान के राजा है, ईरान का ससानी राजवंश के शासक है। सापुर प्रथम है वैसे, इनफैक्ट सापुर प्रथम किस डायनेस्टी से, ससानी डायनेस्टी। तो याद रखेंगे इसी नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन या अभिलेख में, क्लियर ना, नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन है। नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन में सबसे पहली बार हिंदुस्तान शब्द की चर्चा मिलती है। क्लियर डियर। याद रखेंगे कौन कौन से हैं राजा, सापुर कहां के राजा हैं, ईरान के ससानी वंश के राजा हैं। और फिर हिंदुस्तान शब्द का जो पहला साहित्यिक साक्ष्य मिलता है वो किस किताब से है, तो आंसर है तबकात ए नासिरी। तबकात
कात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। ये किताब कब लिखी गई थी? तो ये किताब लिखी गई थी 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सदी में। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो ऑथर थे उनका नाम है मिनहाज सिराज। आप लोग ये हिस्ट्री में बुक पढ़ चुके होंगे, मिनहाज उद्दीन सिराज। तो इसी बुक में पहली बार कौन सा वर्ड, किस शब्द की पहली बार चर्चा मिल रही है साहित्य में? तो आंसर है हिंदुस्तान। क्लियर डियर? तो भारतवर्ष भौगोलिक संकल्पना है, क्लियर, सांस्कृतिक संकल्पना है। हिंदुस्तान भी भारतवर्ष का पर्यायवाची है, यह भी एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल फेनोमेना है। अब आते हैं इंडिया। इंडिया तो यूरोपवासी जो है, यानी हमने यहां नाम लिखा सिंधु नदी, यूरोपवासी, ग्रीक, रोम, ये लोग सिंधु के लिए क्या टर्म यूज किए? इंडस, इंडस रिवर। एंड द पीपल लिविंग टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, इनके लिए टर्म यूज किया गया इंडिया। समझ गए? द पीपल लिविंग टू द ईस्ट ऑफ द विच रिवर? टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर। तो यूरोप वासियों ने सिंधु के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, सिंधु नदी के लिए, उस शब्द का नाम हुआ क्या? इंडस। और इस नदी के पूरब की ओर रहने वाले लोगों के लिए जिस संकल्पना का प्रयोग किया गया है उसे कहा गया है इंडिया। तो आप मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें आप इसका नाम ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगा क्या? इंडिया। और यह किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है इंडिया? तो आंसर है ज्योग्राफिकल और कल्चरल सेंस में। तो देखिए, हम लोगों ने बातों बातों में भारतवर्ष की जो एक भौगोलिक और सांस्कृतिक संकल्पना है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। क्लियर डियर? तो हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं।